अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। केपीके में टीचिंग जॉब्स की रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए हमने एक नए सेशन का आगाज किया है। पहले वाला सेशन अपने तसलसल के साथ जारी है और जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि पीएसटी और सीटी का टेस्ट 1 महीने से पहले मुतवक्के नहीं है, तो आपके पास अभी भी टाइम है उसकी तैयारी के लिए। तो 5 अप्रैल से हम नए सेशन का आगाज कर रहे हैं जिसमें तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट जो ईटा के रिटन टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड है उनकी तैयारी करवाई जाएगी। उसके साथ साथ हम वीडियो लेक्चर सीरीज भी लेकर चल रहे हैं जिसमें हम मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं, इंग्लिश को, पेडागोजी को, जनरल साइंस को। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। दैट इज अबाउट लाइंस, एंगल्स एंड सिमेट्री। ये एक छोटा सा चैप्टर है क्योंकि इसमें ज्यादा प्रैक्टिकल वर्क है, तो हमने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे करना है। तो हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 दोनों कंप्लीट करेंगे। तो आगाज करते हैं चैप्टर नंबर 9 से, दैट इज अबाउट लाइंस, एंगल एंड सिमेट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लाइंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन ये है कि अगर आपके पास कोई एक चीज है, कोई भी शेप है और आप उसको फ्लिप करते हो और आप उसे इक्वली फ्लिप करते हो, यानी कि अगर फ्लिप करने के बाद भी वो शेप वैसी की वैसी रहती है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी कि इट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन इन विच वी यूज अ लाइन। हम एक लाइन का यूज करते हैं उस चीज को 2 हिस्सों में बराबर तकसीम करने के लिए या उस चीज को फ्लिप करने के लिए। तो किसी भी चीज को उसके मिरर इमेज में हम इस तरह कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बस आपने इसको पढ़ने की हद तक देखना है कि रिफ्लेक्शन क्या है, किसी भी चीज को उसके मिरर इमेज में फ्लिप कर लेना, और जिस लाइन पर आप उसको फ्लिप कर रहे हो, जिस लाइन पर आप उस चीज को मोड़ रहे हो, फोल्ड कर रहे हो, उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास द डिफरेंस। जहां पे जो डिफरेंस क्रिएट होना वो क्या है? कहते हैं जब आप एक ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हो उसकी शेप भी सेम होगी, साइज भी सेम होगा। बस डिफरेंस क्या आएगा कि अब जो आपके पास नई चीज आएगी वो पहले वाली शेप का मिरर इमेज होगी। तो बस जनरली आप इस कॉन्सेप्ट को देखें, इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता हुआ भी नजर नहीं आता। तो इसको देखकर आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास फाइंडिंग द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी हमने बात की कि जिस लाइन पर हमने रिफ्लेक्टेड इमेज बनाना है वो लाइन हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगी। उसको फाइंड करने का जो तरीकेकार है वो प्रैक्टिकल है, तो हम उसको इग्नोर करते हुए आगे चलते हैं। हम उसको लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन को फाइंड आउट नहीं करते। ये सारा हमारे पास फर्दर एक प्रैक्टिकल वर्क है। अब हम आ जाते हैं लाइंस की टाइप्स पर। तो हमारे पास लाइन की पहली टाइप है पैरेलल लाइन। तो आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन करनी है कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। अगर आपके पास 2 लाइंस हैं और वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती, कहीं पर वो एक दूसरे को काटती नहीं है, बल्कि बराबर ही चलती चली जाती हैं, तो ऐसी लाइंस को हम मिरर पैरेलल लाइंस कहते हैं एक्चुअली। तो ये आपके पास पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं और ये पैरेलल लाइंस हैं। इसके मुकाबले में अगर मैं एक लाइन ऐसे बनाऊं और दूसरी लाइन ऐसे बनाना शुरू करूं तो किसी पॉइंट पर आकर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी, तो ये वाली लाइन पैरेलल लाइंस नहीं कहलाएंगी। तो जिस तरह पटरी के आपको 2 रेल की पटरियां दिखाई देती हैं तो वो पैरेलल होती हैं, हमेशा पैरेलल ही चलती चली जाती हैं। या सड़कों पे अमूमन 2 लाइनें बनाई होती हैं मुख्तलिफ स्पीड में चलने वाली गाड़ियों के लिए, तो वो भी आपके पास पैरेलल लाइन होती हैं। या फिर आप स्टेयर्स देख सकते हैं, लैडर देख सकते हैं, लाइंस और नोटबुक, ये भी पैरेलल लाइंस होती हैं। आपने इसको डेफिनेशन की हद तक करना है, ये आपके लिए मोर देन इनफ है। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइन। अगर 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और करें भी 90 डिग्री के एंगल पर, तो उनको हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि द लाइंस दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट डैश डिग्री आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। ऑप्शंस में हो सकता है 30, 45, 60, 90। तो हम जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या है, 90 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाती हैं परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है एंगल्स का। एंगल्स का कॉन्सेप्ट आप समझते हैं कि अगर 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो वाला पॉइंट, वो जगह जो होती है वो वर्टेक्स कहलाती है, और वहां पर एक एंगल बनता है उस वर्टेक्स पर, और उस वर्टेक्स से 2 जो लाइंस अराइज हो रही होती हैं उनको हम आर्म्स ऑफ द एंगल कहते हैं। वो हमारे पास आर्म्स होते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह ये एक एंगल बन रहा है। एंगल्स की फिर आगे टाइप्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, नॉन एडजेसेंट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2 आर्म्स हैं, ये मैं एक तीसरा बना लेता हूं। तो ऐसे एंगल्स जिनमें एक तो कॉमन आर्म हो, फिर वो उनके जो एंगल्स हैं वो बिल्कुल साथ साथ हो, तो ऐसे एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। तो पहली शर्त क्या है, दे हैव कॉमन वर्टेक्स
ये इनका कॉमन वर्टेक्स है। फिर दे हैव कॉमन आर्म, ये इनका कॉमन आर्म है। ये इनके अलग अलग आर्म्स हैं, ये कॉमन आर्म है। तो इस तरह के एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स का नाम देते हैं। अच्छा, नॉन एडजेसेंट एंगल अगर हमें बनाने हो तो वो कैसे बनाएंगे? तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास दो लाइंस हैं, ये इनके दरमियान एक एंगल बन गया। ये हमारे पास दो लाइंस हैं, इनके दरमियान ये एंगल बन गया। तो अब इनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इस तरह के एंगल्स को हम नॉन एडजेसेंट एंगल्स का नाम देंगे। तो ये आपने जस्ट इसको डेफिनेशन की हद तक कर लेना है कि ये किस तरह के एंगल्स हैं, एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट। तो एडजेसेंट होने के लिए शर्त क्या है एंगल्स की, कि वो एंगल्स जो होंगे उनमें कॉमन आर्म होगा। अब यहां पर अगर आप देखें तो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, इसका आर्म ये और ये है, जबकि जो दूसरा एंगल है उसके आपके पास आर्म ये और ये है। तो कॉमन आर्म तो कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। अच्छा, ये एक एंगल है हमारे पास ये बना हुआ, इसके ये दो आर्म्स हैं। फिर हमारे पास दूसरा एंगल है ये वाला, जिसका एक आर्म तो यही है, कॉमन हो गया, दूसरा ये है, लेकिन इनका वर्टेक्स जो है वो कॉमन नहीं है, क्योंकि इसका वर्टेक्स यहां पे बन रहा है, इसका वर्टेक्स यहां पे बन रहा है। तो इस तरह के एंगल भी आपके पास कॉमन एंगल्स काउंट नहीं होंगे। तो ये ड्राइंग की हद तक आप ज्यादा डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको अगेन बता रहा हूं कि हमने एमसीक्यूज के लिए करना है। तो हमारे पास शर्त क्या है कि कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म हो, तो एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स का नाम देंगे। नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट। ट्रांसवर्सल हमारे पास एक लाइन होती है कि एक लाइन अगर दो या दो से ज्यादा लाइंस को क्रॉस करे डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास लाइन है, एक ये लाइन है और ये लाइन इनको क्रॉस कर गई है, तो ये लाइन जो इन दोनों को क्रॉस करे इसको हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। ये कुछ एंगल्स इनके साथ बनाएगी एक्सटीरियर और कुछ एंगल्स बनाएगी एंटीरियर। तो आपने ये भी देख लेना होता है कि ट्रांसवर्सल्स में आपके पास एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं, एंटीरियर एंगल्स कौन से हैं। फिर इसके अलावा हमने कुछ एंगल्स देख रहे होते हैं, जिस तरह अगर आप यहां पर देखें, ये एंगल 2 और एंगल 6 ये आपस में कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरह एंगल 3 और एंगल 7 ये कोरेस्पॉन्डिंग है। 1 और 5 कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे, 4 और 8 कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। तो पेपर में हो सकता है कि इस तरह कोई डायग्राम बनी हो और उसमें एंगल्स को मुख्तलिफ नाम दिए गए हों, तो आपने बताना हो कि कौन से एंगल्स कोरेस्पॉन्डिंग हैं और कौन से नॉन कोरेस्पॉन्डिंग हैं। तो वो आपने इस तरीके से यहां से फाइंड आउट करने होंगे कि ये और ये कोरेस्पॉन्डिंग है, ये और ये आपस में कोरेस्पॉन्डिंग है, ये दोनों आपस में कोरेस्पॉन्डिंग हैं, ये दोनों आपस में है, इसी तरह ये वाले और ये वाले आपस में कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इस तरीके से हम एंगल्स देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा एंगल 3 एंड 5 आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल्स। अब आप यहां पर अल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट देखें, ये तो आपने कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का देख लिया। ये एंगल 3 है आपके पास, ये एंगल 5 है, ये ऑपोजिट एंगल्स हैं लेकिन अलग अलग लाइंस पर हैं। तो इस तरह के एंगल्स को हम अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स आर ओनली बिटवीन द पैरेलल लाइंस। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इनके दरमियान ये आपके पास जो एंगल्स हैं ये आपके पास अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो 3 और 5 आपके पास अल्टरनेट एंगल्स हैं और 4 और 6 भी आपके पास अल्टरनेट एंगल्स हैं। यानी कि ये एंगल और ये आपस में अल्टरनेट है, ये और ये आपस में अल्टरनेट है। 1 to 7 8 को आप इग्नोर करेंगे क्योंकि आपने बिटवीन द टू लाइंस लेना है। तो अब आपने कॉन्सेप्ट सीखा है यहाँ पर किस तरह के एंगल्स का, आपने कॉन्सेप्ट सीखा है अल्टरनेट एंगल्स का और एक आपने कॉन्सेप्ट सीखा है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का, और साथ साथ आपने देखा है ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट के ट्रांसवर्सल क्या होता है। इसके अलावा हम बात कर चुके हैं कि हमारे पास एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे। तो अगर एंगल्स बिटवीन द पैरेलल लाइंस होंगे तो इंटीरियर होंगे, अगर आउटसाइड द पैरेलल लाइंस होंगे तो वो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। तो ये हमारे पास इसका सारा कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब यहां पर हमने डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट पैरेलल लाइंस का, परपेंडिकुलर लाइंस का और ट्रांसवर्सल का, और इसी दौरान हमने कुछ एंगल्स का कॉन्सेप्ट भी देखा है। नेक्स्ट हमारे पास एंगल्स की ड्राइंग। तो हम एंगल्स की ड्राइंग की तरफ नहीं जाएंगे, इनको हम टोटली इग्नोर करके नेक्स्ट ढूंढेंगे कि हमारे लाइक यहाँ पर सीखने की चीजें कौन सी हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर फर्दर आ गया कि ये एक डायग्राम बनी है और इसके अंदर कोरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करें। अच्छा, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर या अल्टरनेट एक्सटीरियर ये वाला कॉन्सेप्ट भी है। तो आपने ये देखना है कि आपसे ये वाले अल्टरनेट इंटीरियर पूछे गए या फिर आपसे अल्टरनेट एक्सटीरियर पूछे गए, आपने उसके अकॉर्डिंग एंगल्स जो है वो डिजाइन करने हैं। फिर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आप लोगों ने सबके देखने हैं, तो ये आपको देखने आने चाहिए।
अच्छा, ये फर्दर हमारे पास ड्राइंग्स हैं, हम इन सबको इग्नोर करते हुए रोटेशनल सिमेट्री, ये हमने पहले भी एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि रोटेशनल सिमेट्री क्या है। कि अगर एक डायग्राम को आप फुल रोटेट करते हो, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक डायग्राम है, मैं इसको रोटेट करना शुरू करता हूँ, ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो पहले ये पॉइंट नंबर 1 ऊपर है, अब मैं इसको रोटेट करता हूं तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर 1 इस साइड पे आ गया। फिर मैं इसको रोटेट करता हूं, पॉइंट नंबर 1 हमारे पास नीचे आ गया। फिर इसके एक बार और रोटेट करते हैं, पॉइंट नंबर 1 लेफ्ट साइड पे आ गया। और फिर अगेन इसे रोटेट करते हैं तो पॉइंट 1 पहले की तरह ऊपर आ गया। मैंने इसे 1 2 3 4 दफा रोटेट किया। तो इस तरह की रोटेशन जिसमें एक चीज 360 डिग्री एंगल पे रोटेट कर जाए उसको हम फुल रोटेशन कहते हैं। तो रोटेशनल सिमेट्री क्या है? अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फुल रोटेट करते हो और वो एटलीस्ट 2 दफा अपनी पहले जैसी शेप में दिखाई दे तो उसको आप रोटेशनल सिमेट्री का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास शेप है, यहां पर ये पहले जैसी नहीं है, यहां पर भी ये पहले जैसी नहीं है, यहां पर भी पहले जैसी नहीं है, सिर्फ यहां पर पहले जैसी है, तो इसको हम रोटेशनल सिमेट्री नहीं कहेंगे। लेकिन इसके मुकाबले में हमारे पास ये एक शेप है, ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से शेप है, ये अब पहले जैसी नहीं है, लेकिन आपने एक दफा और रोटेट किया तो पहले जैसी है। यहां पर पहले जैसी नहीं है, फिर आपने रोटेट किया, ये पहले जैसी है। यानी कि समझ लें ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। अब यहां पे आपने रोटेट किया, पॉइंट 1 ऊपर चला गया, पॉइंट 1 लेफ्ट पे चला गया, पॉइंट 1 नीचे आ गया और पॉइंट 1 यहां पे आ गया। यानी कि रोटेशन तो हमने कंप्लीट करवाई है कि ये शेप फॉर एग्जांपल ये वाली आप देख रहे हो, ये पॉइंट 1 है, ये ऊपर चला गया, फिर पॉइंट 1 इधर आ गया, फिर पॉइंट 1 नीचे आ गया और फिर पॉइंट 1 इस साइड पे आ गया। आपने इसको फुल रोटेट किया है। अब फुल रोटेशन में इसकी कितनी दफा जो शेप है वो पहले की जैसी है, तो ये वाली शेप यहां पर आ रही है और यहां पर आ रही है। तो अगर कोई चीज फुल रोटेशन में एटलीस्ट 2 दफा पहले जैसी दिखाई दे तो उसे हम कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री। तो ये आपने रोटेशनल सिमेट्री देखनी होती है और देखना होता है कि रोटेशनल सिमेट्री में पहले जैसी शेप कितनी दफा आएगी, 2 दफा या 4 दफा। अगर 2 दफा आती है तो आप कहेंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 है, और अगर ये 4 दफा है तो आप कहेंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 है। तो जितनी दफा वो शेप पहले जैसी दिखाई देगी वो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन दिखाई कहलाएगा और सेंट्रल पॉइंट पॉइंट ऑफ रोटेशन कहलाएगा। तो ये आपने एमसीक्यू के लिए कर लेना कि पॉइंट ऑफ रोटेशन आपके पास क्या होता है, रोटेशनल सिमेट्री आपके पास क्या होती है। अब यहां पर आप देख लें कि ये सिर्फ 2 दफा पहले जैसी दिखाई दी, इसी का आपने ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 कहा। ये शेप फॉर एग्जांपल इसका पॉइंट नंबर 1 इधर है, आपने इसे एक दफा रोटेट किया, इधर आ गया, फिर रोटेट किया, इधर आ गया, फिर रोटेट किया यहां पे और फिर रोटेट किया अगेन ऊपर। तो ये आपके पास शेप ऐसे रोटेट करती जा रही है। तो अब आप देखिए इसकी शेप 4 दफा पहले वाली शेप के जैसी ही है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 है। क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से आ सकता है? क्वेश्चन पेपर में 2 तरह से आ सकता है। एक तो शेप दी जा सकती है कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बताएं, या फिर वो आपसे इसकी डायरेक्टली डेफिनेशन ही पूछ सकते हैं। तो आपने दोनों तरीकों से इसे कवर कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट ये है आपके पास एक शेप, इसका आपने देखना है कि इसकी सिमेट्री कैसी है। तो अगर आप इसके इस पॉइंट को पॉइंट नंबर 1 डिक्लेयर कर दें तो ये पॉइंट नंबर 1 इधर आ गया, फिर ये आपके बल्कि ऊपर चला गया, ये इसको इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, तो हम इसे यूं कर लेते हैं कि ये पॉइंट नंबर 1 ऊपर चला गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया और फिर इधर आ गया। अब आप देखें कि इसकी शेप कितनी दफा पहले की जैसी है, सिर्फ एक दफा पहले जैसी है क्योंकि ये शेप्स उससे नहीं मिलती। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 1 है, तो ये आपके पास रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। रोटेशनल सिमेट्री के लिए कम से कम 2 दफा अपनी ओरिजिनल शेप के जैसा होना जरूरी होता है। तो ये आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प मिलेगी। अब आप यहाँ पर इन शेप्स की ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका पॉइंट नंबर 1 ये है, अगर आप अगली दफा रोटेट करेंगे तो ये इस साइड पे आ जाएगा, अगली दफा रोटेट करेंगे तो नीचे आ जाएगा और फिर उससे अगली दफा इस साइड पे आ जाएगा और फिर उससे अगली दफा नेक्स्ट आगे चला जाएगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आपको 4 मिलेगा। तो आप इनको जितनी दफा ड्रा करके देखेंगे, ये ड्राइंग वाली चीजें हैं, तो ये वहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अच्छा, नेक्स्ट ये हमारे पास फर्दर क्वेश्चंस हैं, इनको हम इग्नोर करते हुए अपनी समरी पे आते हैं जहां पे हमें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, चाहे जितनी भी दूर सेम डायरेक्शन में चलती जाए। फिर है परपेंडिकुलर लाइंस, ऐसी लाइन जो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं। ट्रांसवर्सल लाइंस, अगर कोई लाइन 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन ये होती है कि कोई चीज अपने मिरर इमेज में डल जाए।
फिर रोटेशनल सिमेट्री, इसकी अभी हमने डेफिनेशन देखी कि अगर किसी चीज को आप रोटेट कर रहे हो फुल रोटेशन में और कम से कम 2 दफा वो अपनी पहले जैसी शेप में दिखाई दे रही है तो उसको हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है पॉइंट हैज डैश डायमेंशंस। एक पॉइंट की क्या डायमेंशन होती है? एक पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है जी। अ क्यूबॉइड हैज डैश फेसेस। क्यूबॉइड के कितने फेसेस होते हैं? तो एक क्यूब की तरह एक क्यूबॉइड शेप के भी आपके पास 6 फेसेस होते हैं, यानी कि राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक और अप एंड डाउन। तो ये आपके पास इसका आंसर 6 आ जाएगा। ये शायद पिछले चैप्टर में से है तो एमसीक्यू यहां पे आ रहे हैं। द पेयर ऑफ लाइंस दैट आर नॉट इंटरसेक्टिंग, ये आपके पास ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आ गई ट्रांसवर्सल की, जिसका एमसीक्यू बनाया गया है। इफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 और मोर गिवन लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। फिर हमने इंटीरियर एंगल्स देखने हैं तो 3, 4, 5, 6 ये आपके पास यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स हैं और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है वो 4 आएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमने देखना है कि कितनी दफा आप इसको रोटेट करो और इसकी शेप सेम रहे। तो ये 4 दफा इसकी शेप जो है वो सेम रहेगी। तो यहां पर हमारा ये वाला चैप्टर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आ रहा है, ये भी ज्योमेट्री का है, प्रैक्टिकल का है और इसमें हमारे जो करने का काम है वो कंपैरेटिवली खासा कम है। तो ये हमने एमसीक्यूज के लिए इसमें से चंद एक जरूरी चीजें उठानी है। तो चैप्टर का नाम है हमारे पास ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहले इसमें लाइन का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि लाइन क्या होती है, यानी कि ये हमने लाइन की डेफिनेशन देखनी है। सो व्हाट इज लाइन? लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। ये आपके पास एमसीक्यू आ सकता है, डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। ऑप्शन है लाइन, एंगल, ट्राइंगल, क्यूब, मुख्तलिफ 4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये आपके पास सही आंसर होगा लाइन। तो लाइन जो है इसकी आप लेंथ मेजर नहीं कर सकते क्योंकि लाइन कभी भी एंड नहीं हो रही होती, ये दोनों डायरेक्शंस में कंटिन्यूस होती है। लेकिन इसका अगर हम छोटा सा एक हिस्सा ले लें तो छोटे से हिस्से को हम लाइन सेगमेंट का नाम देते हैं। तो व्हाट इज लाइन सेगमेंट? इट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन, इट हैज 2 एंड पॉइंट्स। इसके आपके पास 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, तो ये आपके पास लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर आप समझते हैं कोई भी चीज जो 90 डिग्री के एंगल पे होती है। बाइसेक्टर, बाई का मतलब होता है 2, सेक्टर का मतलब होता है तकसीम करने वाले। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास एक ऐसी लाइन है जो हमारी किसी भी लाइन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। जरूरी नहीं कि हमेशा वो 90 डिग्री के एंगल पर ही आए, लेकिन वो उसको जब भी तकसीम करेगी वो 2 बराबर हिस्सों में करेगी। तो इसे हम बाइसेक्टर कहते हैं। अकेला बाइसेक्टर होगा तो 90 डिग्री की शर्त जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे तो 90 डिग्री एंगल होने की जो शर्त है वो आपके पास कंपलसरी हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, इस लाइन ने अगर इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया तो ये बाइसेक्टर है, लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए वो लाइन हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर ही बाइसेक्ट करेगी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं कि जियो का मतलब अर्थ होता है, मेट्रोन का मतलब मैयर होता है। जियोमेट्री के ये 2 हिस्से हैं वर्ड के। इजिप्टियंस पहले लोग थे जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया। फिर बाई और सेक्शन, इसके उन्होंने मीनिंग बताए हैं। बाई का मतलब 2 है, सेक्शन का मतलब होता है पार्ट्स या डिवाइड कर देना किसी चीज को, तो ये बाइसेक्शन है। ये आप लोगों ने एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। नेक्स्ट हमारे पास किसी भी चीज को बाइसेक्ट करने के तरीकेकार हैं, लेकिन ये हमने नहीं करने क्योंकि इनमें से डेफिनेटली एमसीक्यू तो नहीं बनना, तो आपने इनको टोटली इग्नोर करके चलना है आगे। अच्छा, नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं फर्दर हमारे पास सारी की सारी ड्राइंग्स हैं। हमने इनमें से कोई भी ड्राइंग नहीं करनी, पेपर में हमसे वो ड्राइंग तो नहीं बनवाने जा रहे। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एंगल्स का। एंगल्स पर हम पहले भी बहुत सारी बात कर चुके हैं, यहाँ पर एंगल्स की ड्राइंग की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात है काबिल जिक्र के अगर कोई बाइसेक्टर किसी एंगल को डिवाइड करे तो क्या होगा? वो एंगल आधा आधा हो जाएगा। यानी कि अगर बाइसेक्टर 60 डिग्री को डिवाइड करता है तो नए एंगल्स क्या होंगे? 2 एंगल्स होंगे 30 डिग्री के। अगर 90 डिग्री एंगल को डिवाइड कर रहा है तो नेक्स्ट 2 एंगल्स कौन से होंगे? 45 के होंगे। तो इस तरीके से आपने ये वाली लाइन तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट इस सारे को आपने इग्नोर करना है, इसको भी, और डायरेक्टली यहां पे आ जाना है। यहां पर हमारे पास समरी भी है, रिव्यू एक्सरसाइज भी है, हम उसको देखते हैं हमारे काम की चीजें क्या है। एक तो लाइन का कॉन्सेप्ट था, एक लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट था, फिर परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का था, फिर हमारे पास एंगल का कॉन्सेप्ट है, इसे को हम पहले से समझते हैं। तो ये बाइसेक्शन बाइसेक्टर के हद तक ये चैप्टर महदूद था। कुछ एमसीक्यूज हैं। ज्योमेट्री कौन सी लैंग्वेज से वर्ड आया है? ग्रीक से। बाइसेक्टर कितने हिस्सों में डिवाइड करता है? 2 हिस्सों में। कहते हैं अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उन पे एंगल कौन सा बनेगा? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री एंगल को कोई बाइसेक्ट कर दे तो नए एंगल्स कौन से होंगे? 45 डिग्री।
तो इस तरीके से हमारे ये वाले एमसीक्यूज भी हो जाते हैं कंप्लीट। तो यहां पर हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हमने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के 2 चैप्टर्स कवर किए हैं, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, और हमारा न्यू सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।